बड़वानी के बालसमुद आरटीओ बैरियर एक बार फिर अवैध वसूली की तस्वीरें सामने आई हैं। एक माह पूर्व भी इसी स्थान पर कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद 2 आरक्षकों को परिवहन आयुक्त ने निलंबित किया था। लेकिन अब एक बार फिर आरटीओ की गाड़ियों से भारी वाहनों से वसूली की जा रही है। सवाल यह है कि कार्रवाई के बावजूद ये भ्रष्टाचार आखिर क्यों नहीं रुक रहा। आज शहर क्राइम डिजिटल के एमपी हेड विशाल भावसार ने चेक पोस्ट का जायजा लिया और इस अवैध भ्रष्टाचार को जनता के सामने पेश किया। बड़वानी जिले के बालसमुद स्थित आरटीओ बैरियर पर खुलेआम अवैध वसूली का खेल एक बार फिर सामने आया है। सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद नेशनल हाईवे आगरा मुंबई मार्ग पर यह वसूली रुकने का नाम नहीं ले रही है। करीब एक माह पूर्व शहर क्राइम डिजिटल द्वारा इस मामले को प्रमुखता से उठाया गया था, जिसके बाद परिवहन आयुक्त पवन जैन ने कार्रवाई करते हुए 2 आरक्षकों को निलंबित किया था। लेकिन भ्रष्ट तंत्र पर इस कार्रवाई का कोई असर नहीं हुआ। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि नाके के दोनों ओर आरटीओ लिखी स्कॉर्पियो गाड़ियां खड़ी हैं, जिनमें मौजूद आरक्षक ट्रकों और भारी वाहनों से खुलेआम वसूली कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या ये सब अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है, और अगर नहीं तो कार्रवाई के बाद भी ये भ्रष्टाचार क्यों जारी है। वहीं बड़वानी आरटीओ राकेश भूरिया से बात करना चाहिए तो फोन नहीं उठाते और कार्यालय पर आते नहीं है। आरटीओ विभाग का कार्य घर से कर रहे हैं, ड्राइवर से लाइसेंस फिटनेस के कार्य घर से कर रहे हैं। ये कहें कि घर से ही आरटीओ विभाग चला रहे हैं और मनमानी चला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल। इस वक्त मौजूद हूं मैं बड़वानी जिले के बालसमुद बैरियर पर, जो कि एक आरटीओ बैरियर है, चेक पोस्ट है। सरकार ने जो बंद कर रखे हैं, जहां अवैध वसूली अभी भी जारी है। पिछले महीने भी हमने एक खबर दिखाई थी, उसके बाद भी जो 2 जवानों को निलंबित किया गया था, और जो हमारे पास वीडियो फुटेज है उसमें अभी भी जो आरटीओ के जो जवान हैं, दोनों ओर गाड़ियां खड़ी करके अवैध वसूली अभी भी ट्रकों से जारी है। और अब इस खबर के बाद और देखना होगा कि किस प्रकार से यहाँ अवैध वसूली जारी रहती है। और जो सरकार ने दावे किए हैं कि हमने चेक पोस्टें बंद की है, आरटीओ से अवैध वसूलियाँ बंद है, वो किस प्रकार कार्रवाई किस प्रकार होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी सुमित मारोठा के साथ में विशाल भावसार, शहर क्राइम डिजिटल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इंदौर ने स्वच्छता लीग में शामिल 12 शहरों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने अवार्ड प्राप्त किया। गुरुवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छता अवार्ड सेरेमनी में 2024-25 के लिए ये अवार्ड मिला है। इसके पहले स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 7 बार से इंदौर पहले स्थान पर रह चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के नतीजे आज घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें इंदौर 8वीं बार नंबर 1 स्थान पर रहा है।
लगातार इंदौर के अव्वल आने के चलते स्वच्छता सर्वेक्षण के नियमों में बदलाव करते हुए अब स्वच्छता लीग बनाई गई है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले 12 शहरों को शामिल किया गया है और शर्त यह है कि वह 12 शहर एक अन्य शहर को भी उसी तरह से स्वच्छ बनाएंगे जैसा उन्होंने खुद के शहर को बनाया है। जैसे ही स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के नतीजे में इंदौर फिर से सिरमौर बना। आपको बता दें, वैसे ही ढोल नगाड़ों पर इंदौर के स्वच्छता मित्रों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इनकी साल भर की मेहनत का परिणाम आज आ चुका है, जिसमें इंदौर 8वीं बार स्वच्छता में पहले स्थान पर डटा हुआ है। सर्दी गर्मी दिन रात की चिंता किए बिना सभी स्वच्छता मित्रों ने कड़ी मेहनत और लगन से शहर की एक सड़क को चमकाया है। इसका नतीजा है कि इंदौर लगातार 8वीं बार पहले पायदान पर आया है। स्वच्छता दीदी इसके लिए स्वयं की मेहनत और लोगों के सहयोग को धन्यवाद देता है। नगर निगम के जनप्रतिनिधि भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्वच्छता मित्रों और शहर की जनता के सहयोग का परिणाम है कि लगातार इंदौर स्वच्छता में पहले पायदान पर आ रहा है। स्वच्छता लीग की चुनौतियों के लिए भी नगर निगम तैयार है और अगले साल उसमें भी अव्वल आने का दावा कर रहे हैं। स्वच्छता में लगातार पहले नंबर पर बनाने के लिए निश्चित तौर पर सफाई मित्रों की अथक मेहनत और इंदौर की जनता का सहयोग शामिल रहा है। उसके बाद नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग है। अब देखना है इंदौर आने वाले साल में स्वच्छता लीग को किस तरह चुनौती देकर अपना ताज सुरक्षित रखेगा। मंदसौर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, अंतर्राज्यीय चंदन तस्कर गिरोह पकड़ा गया। थाना पिपलिया मंडी पुलिस ने पकड़ा 4.5 करोड़ रुपए का लाल चंदन, 2260 किलोग्राम बरामद। मंदसौर में दिनांक 16 जुलाई 2025 को थाना पिपलिया मंडी पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। 2 अंतर जनपदीय चंदन तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2260 किलोग्राम लाल रक्त चंदन जब्त किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये कार्यवाही पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद के निर्देशन में चलाए जा रहे तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ विशेष अभियान के अंतर्गत की गई। पुलिस टीम ने अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नरेंद्र सोलंकी के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक शिवांशु मालवीय के नेतृत्व में वाहन चेकिंग के दौरान ये सफलता हासिल की गई। जब्ती की प्रमुख जानकारी, वाहन आयशर ट्रैक्टर क्रमांक MP 44 AB 7371, बरामद सामग्री लाल रक्त चंदन के लट्ठे, कुल वजन 2260 किलोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय अनुमानित मूल्य 4.5 करोड़ रुपए। गिरफ्तार आरोपी यतीन्द्र, पिता विष्णुलाल राठौर, उम्र 34 वर्ष, निवासी दलपतपुरा थाना जीरन। अजय, पिता श्यामलाल भील, उम्र 19 वर्षीय, निवासी दलपतपुरा थाना जीरन। फरार आरोपी राजेंद्र उर्फ राजू भाई उर्फ सलीम भाई, पिता सालिग्राम पाटीदार, निवासी गोगरपुरा। दर्ज धाराएं, भारतीय दंड संहिता की धारा 303(2), 317(5), BNS मध्य प्रदेश वन उपज अधिनियम 2000 की धारा 21-22, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26-33-42 दर्ज की गई है। थाना प्रभारी पिपलिया मंडी और उनकी टीम के द्वारा आज एक बड़ी कार्रवाई की गई। चंदन तस्करों, रेड सैंडलवुड के खिलाफ जो है एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें जो है 2200 किलो के ऊपर के चंदन को उसको जब्त किया गया। अनुमानित कीमत करीब 4.5 करोड़ के करीब की है। ये चंदन, इसमें दो आरोपी जो है मौके से गिरफ्तार हुए हैं, जो जीरन नीमच के रहने वाले हैं। इसमें जो उनसे प्रारंभिक पूछताछ में ये एक और व्यक्ति का नाम है जिसने सप्लाई किया है। ये गोगरपुरा राजेंद्र पाटीदार, जो कि गोगरपुरा का रहने वाला, उसके द्वारा सप्लाई किया गया, तो उसको भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। इसमें हम पूरा नेटवर्क का प्रयास कर रहे हैं, नेटवर्क पता करने का, कि चूँकि ये हमें पता है कि ये जो रेड सैंडलवुड है ये साउथ इंडिया के आंध्रा और उड़ीसा, इस तरह के क्षेत्रों में मुख्यतः जो है ग्रो किया जाता है। तो वहाँ से अपन जो है इनका पूरा नेटवर्क का पता करने का प्रयास करें, किस तरह से यहाँ मंदसौर जिले में इसको लाया गया। अभी आरोपी के पुराने प्रकरण नहीं है, इसमें अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और जो टोटल जो लॉग्स है 180 लॉग्स है, और एक लॉग की जो अनुमानित वजन है वो 1 क्विंटल से ज़्यादा का है। तो ओवरऑल 2200 किलो जो है 4.5 करोड़ का पुलिस के द्वारा ये जब्त किया गया। बाड़ेश्वरी कांवड़ यात्रा के बैनर तले इंदौर विधायक एवं यात्रा संयोजक गोलू शुक्ला के नेतृत्व में महेश्वर से उज्जैन तक भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया।
इस यात्रा में खास बात ये रही कि बच्चों और महिलाओं से लेकर वृद्धजन भी अपने भगवान की भक्ति में उनका जलाभिषेक करने कावड़ उठाकर अपने गंतव्य को पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे थे। इस दौरान बोल बम के उद्घोष के साथ भक्तिपूर्ण वातावरण में कावड़ यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिला। इसके साथ ही भगवान शंकर कृष्ण हनुमान जी की अति आकर्षक झांकियां यात्रा की शोभा बढ़ाते हुए चल रही थी, जिसके चलते यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर मंच लगाकर कावड़ी भक्तजनों का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत और सत्कार किया गया, जिसके अंतर्गत महू तहसील के ग्राम गवली पलासिया के व्यवसायी भूपेंद्र पाटीदार ने अपनी मित्र मंडली और स्थानीय लोगों के साथ मंच पर यात्रा संयोजक गोलू शुक्ला का सम्मान किया और साथ ही सभी कावड़ यात्रियों के लिए दूध और केले का प्रसाद रूप में वितरण भी किया। इस अवसर पर भूपेंद्र पाटीदार ने बताया कि हम विगत 23 वर्षों से इसी तरह से पूरे सद्भाव के साथ यह आयोजन सतत कर रही। इसी तारतम्य में ग्राम जामली के समीप यात्रा मार्ग पर इंदौर विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्राक्ष ने शहर क्राइम संवाददाता से बातचीत के दौरान बताया कि विगत 23 वर्षों से मेरे पिता द्वारा भव्य बाड़ेश्वरी कावड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और ये यात्रा भगवान महाकाल को समर्पित है। इसके पश्चात ग्राम गवली पलासिया में भूपेंद्र पाटीदार एवं मित्र मंडली मंच पर यात्रा संयोजक गोलू शुक्ला ने बातचीत के दौरान बताया कि ये यात्रा सावन के पहले सोमवार 14 जुलाई को महेश्वर से मां नर्मदा का जल लेकर सावन के दूसरे सोमवार 21 जुलाई को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर देश में खुशहाली और समृद्धि की कामना के साथ भगवान महाकाल का जलाभिषेक करेगी। इसके साथ ही यात्रा का समापन किया जाएगा। बाणेश्वरी कावड़ यात्रा यहाँ से आयोजित की जा रही है आपके द्वारा, जो सावन का महीना चल रहा है, तो आप थोड़ा जानकारी दीजिए कि कितने वर्षों से ये चल रहा है और कब से आप कर रहे हैं। बाणेश्वरी यात्रा का 23वां वर्ष है और 23 वर्षों से ही हम बाणेश्वरी यात्रा जब भी निकलती है हम स्वागत करते हैं 2 साल से। और आयोजन में क्या क्या किया जाता है आपके? आयोजन में उनका स्वागत किया जाता है, दूध और केले। 23 वर्षों से जब दूध और केले देते हैं। लगभग कितने लोग शामिल हो जाते हैं इस यात्रा में? स्टार्टिंग तो बहुत कम थे, 23 वर्ष पूर्व जो 25-30 लीटर दूध लगता था, आज कम से कम 800 लीटर दूध लग रहा है। इसके अलावा और कुछ? गांव के सभी मित्रगण और सभी सहयोग से कार्यक्रम होता है। कैसा भक्तिपूर्ण माहौल किस टाइप का हो जाता है? बहुत ही भक्तिपूर्ण माहौल है। सभी हिंदू बंधु है, हम सब यहाँ पे सभी मित्रगण आते हैं, सभी हिंदू हैं और सभी मित्र लोग हैं। आपस में सद्भावना बनी रहे, सबकी यही मनोकामना करते हैं। दुनिया से अच्छी वर्षा हो, किसानों को भला हो। आपका नाम बताओ। भूपेंद्र पाटीदार, गवली पलासिया। ये भव्य कावड़ यात्रा आपके द्वारा आयोजित की जा रही है, थोड़ा जानकारी दीजिए। ये भव्य बाड़ेश्वरी कावड़ यात्रा हमारे पिताजी आदरणीय शुक्ल जी द्वारा आयोजित की जा रही है। विगत 23 वर्षों से मां नर्मदा का जल भरकर भव्य बाड़ेश्वरी कावड़ यात्रा के सभी कावड़ यात्री बाबा महाकाल को अर्पित करते हैं। भव्य बाड़ेश्वरी कावड़ यात्रा अपने दिव्य और भव्य रूप के साथ एक बार फिर निकल पड़ी है। आज तृतीय दिवस है भव्य बाड़ेश्वरी कावड़ यात्रा का। अभी जामली पार कर महू में आज रात्रि विश्राम रहेगा और बाबा महाकाल की कृपा से सभी कावड़िए पुनः उनको जल अर्पण करने हेतु प्रस्थान करेंगे। आपकी शिव आराधना में लगभग कितने भक्तजन आपके साथ शामिल होते हैं? करीब 5 से 7 हज़ार भक्तजन आज कावड़ यात्रा महेश्वर से लेकर बाबा महाकाल को अर्पित करने हेतु। आपका नाम बताओ। रुद्राक्ष। कावड़ यात्रा के बारे में जानकारी दीजिए। बाणेश्वरी कावड़ यात्रा 14 जुलाई को सावन के पहले सोमवार को महाकालेश्वर मां नर्मदा का जल लेकर महेश्वर से रवाना हुई है, जो 21 जुलाई सावन के दूसरे सोमवार को बाबा महाकालेश्वर का जलाभिषेक करके सब कावड़ यात्री देश में खुशहाली रहे, प्रसन्नता रहे, सुख समृद्धि के जो अपने विद्या शक्ति बुद्धि की कृपा बनी रहे। साथ ही भारत देश विश्व गुरु बने, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत विकास की ओर अग्रसर होते हुए विश्व गुरु बने, यही हमारी बाबा महाकाल से प्रार्थना रहेगी। गोल कितने वर्षों से सर? 23 वर्ष। नाम बता दीजिए।
जुलवानिया बड़वानी श्री राम धर्म जागरण समिति के तत्वाधान एवं भाजपा जिला अध्यक्ष तथा यात्रा संयोजक अजय यादव के नेतृत्व में लगभग 500 से अधिक कावड़ियों की मौजूदगी में श्रद्धा कावड़ यात्रा ग्राम जुलवानिया से दोपहर 12:30 बजे ओमकारेश्वर की ओर रवाना हुई है। यात्रा से पूर्व सुबह 10 बजे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मोक्ष मुक्ति धाम में 151 पौधों का रोपण किया गया। उसके बाद स्थानीय दशहरा मैदान से सैकड़ों कावड़ियों के जत्थे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। सबसे पहले अजय यादव ने बस स्टैंड रोड पर स्थापित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का पूजन अर्चन किया तथा यात्रा दुर्गा मंदिर, बस स्टैंड, गायत्री मंदिर से होते हुए श्री मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां अजय यादव ने सपत्नीक जोड़े से पंडित द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर जलाभिषेक कर अपने कंधे पर कावड़ उठाई व कावड़ यात्रा का शुभारंभ किया। पश्चात कावड़ यात्रा अपने अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गई। कावड़ यात्रा का नगर भर में सभी समाजजनों तथा अनेक सामाजिक व धार्मिक संगठनों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा तथा स्वल्पहार से स्वागत किया गया। धर्मांतरण रोकना व पर्यावरण संरक्षण यात्रा का उद्देश्य। यात्रा के संयोजक अजय यादव ने बताया कि हमारे क्षेत्र में जो धर्मांतरण हो रहा है, जो हम हमारी संस्कृति व सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, उनको बचाने तथा धर्मांतरण को रोकने के उद्देश्य से ये कावड़ यात्रा निकाली जाती है तथा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम तथा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बगिया मां के नाम अभियान चलाकर सभी से पर्यावरण संरक्षण का आह्वान किया है। इसी के तहत हम यात्रा के दौरान जगह जगह पौधों का रोपण भी करेंगे। इस अवसर पर समाज सेवी दीपक शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र को विकास की ओर गति बढ़ाने, हमारे जीवन की सभी समस्याएं व कठिनाइयां दूर हों तथा सनातन धर्म का ध्वजा लहराती रहें, इसी कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना रखने वाले सैकड़ों श्रद्धालु ये कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं। यह रहे मौजूद। इस अवसर पर पूर्व सांसद सुभाष पटेल, अंतर सिंह पटेल, विकास आर्य, पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी, सुमित यादव, विजय अग्रवाल, लक्ष्मी शर्मा, छोटू चौधरी, राजेंद्र भावसार, वीरेंद्र सिंह दरबार, अंजना पटेल, सरदार खन्ना, सुनील भावसार, मनोहर अवासिया, सुखलाल आमले के अलावा सभी मंडल अध्यक्ष, जनप्रतिनिधिगण तथा सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ता व गणमान्यजन मौजूद रहे। ये कावड़ यात्रा जुलवानिया से ओंकारेश्वर के लिए निकाली भाई साहब, क्या इसका उद्देश्य और क्या किस कारण से? ये हमारी कावड़ यात्रा विगत 17 वर्षों से जा रही है और ये 18वां वर्ष है। हमारी इस कावड़ यात्रा का यही उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र में आसपास जो धर्मांतरण हो रहा है, जो हमारी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं, जो हमारी सभ्यता को हम भूलते जा रहे हैं, उस संस्कृति सभ्यता को याद रखते हुए धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारी ये कावड़ यात्रा निकाली जाती है। कितने दिन की यात्रा है भाई साहब? ये 5 दिन की यात्रा है। 5वें दिन हम ओंकार भगवान और ममलेश्वर महादेव को जड़ चढ़ाएंगे और उसके पश्चात परिक्रमा कर मंगलवार को हम वापस आएंगे। पर्यावरण के लिए भी कुछ संदेश? पर्यावरण का संदेश तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, एक पेड़ माँ के नाम, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बगिया माँ के नाम की आह्वान करा है। और हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पौधों का रोपण करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे के जाएँ। और इसी कावड़ यात्रा के हम कार्यक्रम में हर जगह जहाँ पर हमारा रात्रि विश्राम होता है और सुबह हम जहाँ से निकलते हैं वहाँ पौधारोपण करते हैं। आज भी लगभग हमने 151 पौधों का रोपण करा है। महंगी कारों को किराए से लेकर गिरवी रखकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाला अकलीम गिरफ्तार। करीब 60 लाख कीमती महंगी 7 कारें की पुलिस ने जब्त। फरियादी बाबर पिता समद खान निवासी मनावर व अन्य लोगों द्वारा थाना मनावर पर रिपोर्ट लिखाई गई थी कि अकलीम खान निवासी मनावर द्वारा उनकी महंगी कारों को किराए का लालच देकर धोखाधड़ी कर आपराधिक न्यास भंग करने के संबंध में रिपोर्ट की थी, जिस पर थाने पर अपराध पंजीबृत किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक धार श्री मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी मनावर अनु बेनीवाल के नेतृत्व में टीम गठित की गई। दौरान विवेचना में अकलीम खां पिता भोरे खां जाति मुसलमान निवासी मंसूरी मोहल्ला मनावर को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ में अकलीम द्वारा बताए स्थानों से कुल 60 लाख रुपए कीमती निम्न कारें जब्त की गई। पुलिस ने करीब 7 गाड़ी जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना मनावर के द्वारा एक बहुत ही अच्छा काम किया गया है। इसमें एक धोखाधड़ी के प्रकरण का खुलासा किया जा रहा है। मनावर के ही एक निवासी अकलीम खान, जो इसमें मुख्य आरोपी है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इसमें धोखाधड़ी का प्रकरण बना था, जिसमें भारतीय न्याय संहिता के 316, 318 धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
यह आरोपी अकलीम खान, इसका एक स्कैम चलता था जिसमें यह लोगों से उनकी गाड़ियाँ किराए पर लेता था। उनको बोलता था कि आपकी गाड़ी किराए के व्यवसाय में जाएंगी, परंतु वह उनसे लेके और कहीं और पे उसको गिरवी रख देता था। इस प्रकार से यह स्कैम या धोखाधड़ी काफ़ी समय से कर रहा था। जैसे ही थाना मनावर को यह सूचना लगी, इन्होंने बहुत ही अच्छी कार्रवाई उसमें की। इसमें कुल 7 गाड़ियाँ अभी तक जब्त हो चुकी हैं, जो कि सातों जो हैं 4 व्हीलर हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ हैं। उसमें अर्टिगा है, इको है, वैगनार है, स्विफ्ट है, बलेरो पिकअप वाहन है। इन गाड़ियों की अगर कुल कीमत देखी जाए तो तकरीबन 60 लाख की बनेगी। इस अपराध में अभी विवेचना चालू रहेगी। अगर और कोई मुख्य तथ्य हमें इसमें मिलता है तो वो भी इसमें जोड़ा जाएगा। थाना मनावर में टीआई ईश्वर सिंह चौहान जी, सब इंस्पेक्टर मनोज पाटीदार जी एवं प्रधान आरक्षक ललित, इनकी मुख्य भूमिका रही है। इन्होंने बहुत मेहनत से इसमें काम किया है और यह धोखाधड़ी का प्रकरण खोला है। आसपास की स्टेट्स में, महाराष्ट्र जैसे हमारी बॉर्डरिंग स्टेट लगती है, वहाँ पे इस प्रकार के स्कैम्स, इस प्रकार की धोखाधड़ी होती रहती है। तो उसी प्रकार का फ्रॉड यहाँ हुआ था और इसको बहुत ही बखूबी तरीके से खुलासा किया गया है। फ़िलहाल जो हमारी विवेचना में आया है और जो हमारी पुलिस रिमांड में अकलीम खान को लेकर जो पुलिस रिमांड ली गई थी, उसमें एक ही आरोपी हमें पता लगा है, परंतु विवेचना चालू रहेगी और जब तक विवेचना में अगर हमें कोई भी आरोपी इसमें संलिप्त मिलता है तो उसकी भी तुरंत गिरफ्तारी कर आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियाँ कहाँ से गिरफ्तार पकड़ी गई? गाड़ियाँ हमारे धार जिले में भी मिली हैं एवं अन्य स्टेट में मिली है। जैसे धार जिले के अलावा महाराष्ट्र से भी गाड़ियाँ इसमें लाई गई हैं। खरगोन कोतवाली थाना पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से मात्र 100 घंटे में जवाहर मार्ग पर एटीएस मोबाइल दुकान से 15 लाख रुपए के 62 मोबाइल चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने एक शातिर बदमाश चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पुलिस ने चोरी गए 15 लाख रुपए के 62 एंड्रॉइड मोबाइल विभिन्न स्थानों से बरामद किए हैं। 11 जुलाई की रात चोरी गए मोबाइल को पुलिस ने जिले के सेलदा निवासी आदतन आरोपी 25 वर्षीय उमेश उर्फ फटफटी यादव से बरामद किए हैं। आरोपी ने दरवाजा तोड़कर जवाहर मार्ग पास इलाके से एटीएस मोबाइल दुकान के अंदर घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। मोबाइल दुकान पर सीसीटीवी नहीं होने से चोरी का खुलासा पुलिस के लिए चुनौती था, लेकिन कोतवाली पुलिस ने शहर में आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोर को धर दबोचा। आरोपी उमेश यादव पर 7 से अधिक हैं अपराध भी दर्ज हैं। एसपी धर्मराज मीना ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि कोतवाली पुलिस ने मात्र 100 घंटे में चुनौतियों के बाद चोरी का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। करीब 15 लाख के सभी 62 मोबाइल बरामद हो गए हैं। कोतवाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया गया है। इधर मोबाइल दुकान संचालक का कहना है कि पुलिस ने बड़ी तत्परता से मात्र 100 घंटे में ही आरोपी को पकड़कर सराहनीय कार्य किया है। दुकान संचालक आयुष एरन ने पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए एसपी धर्मराज मीना और कोतवाली टीआई बीएल बंडलोई का सम्मान किया है। करीब 16 लाख के मोबाइल चोरी हुई थी सर, मात्र 100 घंटे में पुलिस ने खुलासा किया। खरगोन कोतवाली में जवाहर मार्ग के पास में एक मोबाइल शॉप से बहुत ही अधिक कीमत के नए मोबाइल फ़ोन की चोरी हुई थी और ये करीब 62 मोबाइल फ़ोन थे। चोर ने शटर तोड़कर इन मोबाइल फ़ोनों को चुराया और आज खरगोन पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार करके पूरे के पूरे मोबाइल फ़ोन और चोरी किया गया पूरा मशरूका बरामद किया है और साथ ही साथ इस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया है। इस आरोपी के पूर्व के भी 7 अपराध हैं भिकनगांव और गोगावा में। इसके अलावा इस थाना कोतवाली में भी 2 अपराध है। इस प्रकार से इस आरोपी के कुल 9 अपराध चोरी और नकबजनी से संबंधित है। इस आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम को मेरे द्वारा 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। ये करीब 15 लाख से अधिक कीमत के मोबाइल फ़ोन्स हैं। कितनी चुनौती थी सर, जैसे 100 घंटे में पकड़ा गया, कितनी चुनौती? ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। जिस दुकान से सामान चुराया गया था वहाँ आसपास में कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थे, लेकिन पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और पुराने चोरों से भी पूछताछ की गई। पुलिस ने कुछ तकनीकी साक्ष्य भी इसमें जुटाए और लगातार प्रयास करने के बाद में इस चोर को
खरगोन की कोतवाली पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल करी है। ने मोबाइल चुराते ही अलग अलग जगह स्थान बदल बदल कर ये पूरा मशरूका रखा था, तो इस पूरे मशरूकों को बरामद करने में भी चुनौती आई क्योंकि ये बार बार में गुमराह कर रहा था, लेकिन अंततः पूरा 100% मशरूका इस चोरी की घटना में खरगोन पुलिस ने बरामद कर लिया है। नशे से दूरी है जरूरी। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित नशा मुक्ति जागरूकता अभियान में एसडीओपी व टीआई कोक्षी के स्टाफ के साथ शासकीय स्कूल अम्बाड़ा में बच्चों के बीच जाकर उन्हें संबोधित कर लघु फिल्म दिखाकर नशे के खिलाफ जन जागरूकता कर नशा मुक्ति की शपथ भी दिलवाई। एसडीओपी ने कहा, नशा नाश करता है, नशा हो तो देश को उन्नति दिलाने का, पढ़ाई का नशा हो तो देश मुक्ति, समाज सेवा का, पर्यावरण सुरक्षा का नशा हो, गांजा, चरस, अफीम, शराब, बीड़ी, सिगरेट, शराब और मोबाइल का नशा नाश करता है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी कार्यक्रम जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो एसडीओपी कुक्षी सुनील गुप्ता, टीआई कुक्षी राजेश यादव ने अपने स्टाफ के साथ पुलिस उप महानिरीक्षक अधीक्षक धार श्री मनोज कुमार सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय डावर के निर्देशन में अम्बाड़ा स्थित शासकीय स्कूल जाकर बच्चों को गाइड कर समाज में होने वाले नशे के विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा कर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, अफीम, गांजा, चरस से क्या नुकसान होते हैं, क्या शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान होते हैं, उसके बारे में चर्चा कर बताया कि जहां नशा करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होता है, तो वहीं उसकी पारिवारिक जिंदगी भी डिस्टर्ब हो जाती है, उसको आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है। नशे के कारण कई बार समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। एसडीओपी सुनील गुप्ता ने बताया कि नशे से लंग कैंसर, माउथ कैंसर, डायबिटीज, बीपी, शुगर कैंसर, लीवर कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। टीआई ने बताया कि हमेशा अच्छे लोगों की संगत करें, ध्यान, प्राणायाम, योग करें तो आप व्यसनों से बच सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील क्षेत्र में देर रात से लगातार हो रही अत्यधिक बारिश से तहसील के उसरना गांव घरों में पानी पानी हो गया। वहीं अत्यधिक बारिश से सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई। वहीं भानपुरा तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव गोविंदा और भीमपुरा का संपर्क भी टूट गया है। सड़कें नदियां बन गई। वहीं नदी नाले उफान पर हैं। पिछले 24 घंटे से भानपुरा क्षेत्र में 8 इंच से ज्यादा बारिश हुई है और झमाझम बारिश का दौर अभी भी लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा से बड़ी खबर। टांडा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीमार उपचार की आवश्यकता प्रसव पीड़ा के दौरान जननी एक्सप्रेस न मिलने के कारण परिवारजन भटकते रहे वाहन के लिए। शासन प्रशासन के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं का ढिंढोरा तो बड़े पैमाने पर पीटते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा CSCC दर्जा प्राप्त है, लेकिन सुविधाएं भगवान भरोसे हैं।
शासन प्रशासन के द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए जननी एक्सप्रेस सुविधा चालू की गई थी ताकि महिलाओं को इसका लाभ मिल सके, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र टांडा पर पिछले 1 माह से इस सुविधा से गर्भवती महिलाएं वंचित हैं। परिवार के द्वारा प्रसव के दौरान महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र लाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। कई परिवार ट्रैक्टर, निजी वाहन एवं मोटरसाइकिल के द्वारा गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र तक लाते हैं। वह किसी महिलाओं को कुछ समस्या आने पर उन्हें सरदारपुर के स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाता है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य केंद्र पर न जननी एक्सप्रेस, नहीं एम्बुलेंस, वहां वाहन उपलब्ध नहीं होता है। इसी कारण शासन की योजनाओं का लाभ पीड़ित परिवार को नहीं मिलता। यहां से ले जाने के लिए भी निजी वाहन के लिए परिवार भटकते रहते हैं और निजी वाहन से पीड़ित महिला को ले जाने के लिए विवश हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाक्य कल रात्रि में देखने को मिला। प्रसव के लिए आई महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ा होने के कारण उसे प्रसव हेतु सरदारपुर रेफर किया गया। एम्बुलेंस एवं जननी एक्सप्रेस को फोन किया गया तो कहते हैं गाड़ी खराब है, नहीं आएगी। इसी बात पर इस प्रतिनिधि में संबंधित अधिकारी से चर्चा की गई तो बताया कि पिछले 1 माह से व्यवस्थाएं बंद हैं। आपको बता दें, टांडा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इस क्षेत्र के लगभग 50 से अधिक गांव के लोग स्वास्थ्य केंद्र टांडा पर निर्भर हैं। यही नहीं, यह क्षेत्र केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर की लोकसभा क्षेत्र एवं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंगजीत सिंगार की विधानसभा में आता है। उसके बाद भी स्वास्थ्य सुविधा का यह आलम है। ये अकेली कर्मचारी क्या करेगी बेचारी? सिस्टर है पूरे अस्पताल में सर। मैडम को पूछो तो मुझे काय मालूम का क्या बात? जब हम हर बार आते ना डिलीवरी लेके तो हर बार ऐसा ही करते, कोई गाड़ी नहीं भेजते ना कहीं भी नहीं करते, डिलीवरी भी करवाते नहीं सही यहाँ पे। क्या नाम तुम्हारा? राजू है। कौन सा गाँव? अम्बासोटी। सर अपने यहाँ पेशेंट को अभी बाहर रेफर करना है, पेशेंट बता रहे कि एम्बुलेंस नहीं है, तो अपने यहाँ की एम्बुलेंस कहाँ है? जी, अपने यहाँ CHC टांडा के लिए अभी वर्तमान में 2 एम्बुलेंस अपने को सरकार के द्वारा दी गई हैं, जो कि अभी वर्तमान में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण खराब है। तो अभी वर्तमान में उनको रेफर करने की क्या व्यवस्था है सर? वर्तमान में अभी अन्य वाहन की व्यवस्था की जा रही है, जिससे उनको रेफर किया जाएगा। एम्बुलेंस कब से नहीं है सर टांडा में? एम्बुलेंस तकरीबन 1 महीना हो गया है, तब से बीच में 4-5 दिन के लिए आई थी, थोड़ा ख़राब टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे हैं। आपका नाम सर? मैं डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव, मेडिकल ऑफिसर CHC टांडा। बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। मुरैना में जौरा सिविल अस्पताल में मरीज हो रहे इलाज के लिए परेशान। डॉक्टर्स नहीं आते समय पर मुरैना जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह ठप हो चुकी हैं। मुरैना जिले के जौरा सिविल अस्पताल में मरीज इलाज के लिए परेशान होते रहते हैं और डॉक्टर कभी भी समय पर नहीं आते। जौरा सिविल अस्पताल जो कि आए दिन चर्चाओं का विषय बना रहता है और यहाँ की व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा ही मामला आज देखने को मिला जब मरीज 9 बजे से डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 10:30 बजे तक कोई भी डॉक्टर अपनी OPD में उपस्थित नहीं था। डॉक्टर का अस्पताल में बैठने का समय सुबह 9 बजे से है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या गर्भवती महिलाओं को लेकर है। यहाँ कोई भी गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं एक 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जिसके पांव में घाव था, जो कि अपने दर्द की वजह से बहुत परेशान था, वहां भी डॉक्टर के इंतजार में बैठ रहा और इलाज के लिए इंतजार करता रहा। जब इस पूरे मामले पर जौरा BMO RS सिविल से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मैंने 1 दिन पूर्व भी डॉक्टर को चेतावनी दी है और नोटिस भी जारी किए हैं। उसके बाद भी यह डॉक्टर समय पर नहीं आते तो इनकी वेतन की कटौती की जाएगी और जिला प्रशासन को सूचित किया जाएगा। जौरा सिविल अस्पताल में आखिर कब तक यह व्यवस्थाएं चलती रहेंगी और जिला प्रशासन कब तक इन अव्यवस्थाओं को नजरअंदाज करता रहेगा और कब तक गर्भवती महिलाओं की जिंदगी से खिलवाड़ होता रहेगा, यह सोचने का विषय है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने बिल्डिंग तो बनाकर दे दी, लेकिन जब अस्पताल में इलाज के लिए डॉक्टर्स ही नहीं मिलेंगे तो बिल्डिंग का क्या होगा। जौरा सिविल अस्पताल में महिला डॉक्टर का मुद्दा विधायक पंकज उपाध्याय के द्वारा विधानसभा में भी उठाया गया था। उसके बाद भी आज तक कोई महिला डॉक्टर सिविल अस्पताल जौरा को नहीं मिली। अब देखना है कोई महिला डॉक्टर सिविल अस्पताल जौरा को मिलेगी या नहीं, या गर्भवती महिलाओं की जिंदगी ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा और मरीज इलाज के लिए परेशान होते रहेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? सुदामा। कहाँ से आए हो? मठेपुरा से। किसको दिखाने आए? यहाँ किसको दिखाना है? मैडम को। तो मैडम आई नहीं है क्या? कब से बैठे हो आप? 9 बजे। 9 बजे। अभी कितना बज गए? 9:10 है। का शीतूलाल। कहाँ से आए हो? नरेला से। किस लिए आए हो हॉस्पिटल?
सर जी पैर में जख्म है, उसको इलाज कराने के लिए आए हैं। तो डॉक्टर साहब आए अभी हॉस्पिटल में? अभी कोई नहीं है सर। कोई डॉक्टर नहीं है? नहीं। क्या कह रहे हैं, कितने बजे आएंगे? पूरे 10 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे ऐसे बोला। ये बोल रहे हैं। हाँ। से मरीजों का आरोप था कि एम्बुलेंस पर 9 बजे से बैठी हैं, 10 बजे तक डॉक्टर नहीं आए, क्या कहना है? इसमें क्या है कि मरीज़ तो 8 बजे से क्या 8 मरीज़ तो 7 बजे से ही आना शुरू हो जाते हैं। इमरजेंसी सेवाएं भी रहती हैं 24 घंटे, तो उसमें मरीज़ लगातार आते रहते हैं सिस्टम में अपने हॉस्पिटल में। तो इमरजेंसी में तो मरीज़ सीरियस देखते हैं, लेकिन जनरल OPD के जो मरीज़ हैं वो क्या है कि समय पे आ जाते हैं, जो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर समय पे आके चैम्बर में मिले हैं, वो हम दिखाएँ। लेकिन डॉक्टर्स को बार बार समझाने के बाद में पिछले 1 महीने से मैंने उनको चेतावनी पत्र भी दिए और उनको समझाइश मौखिक समझाइश भी दी तो ये आप ड्यूटी आवर्स है जो आपको OPD है 9 बजे से 2 बजे तक, उसमें 9 बजे समय पे आए और OPD समाप्त हो फिर उसके बाद आप फ्री रहें। ऐसे ही शाम की OPD में ये मैं बार बार उनको कई बार बताने के बाद भी कल भी शाम को मैंने निरीक्षण किया तो शाम को 5:15 बजे तक 3 डॉक्टरों के अलावा कोई भी डॉक्टर उपस्थित नहीं हुआ। इसका मैंने उनको पहले से इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आपके चैम्बर में OPD में कोई डॉक्टर नहीं बैठे, मरीज परेशान हो। ये स्थिति कई बार बनी है, तो इसके लिए नोटिस भी जारी किए उन लोगों को और यहाँ तक चेतावनी दी कि अगर आप लोग टाइम पे नहीं आएंगे इमरजेंसी ड्यूटी में OPD में तो आपकी वरिष्ठ कार्यालय की कार्रवाई लिखूँगा और हो सकता है कि मैं उनको नो वर्क नो पे के आधार पर उनका वेतन भी काट दूँगा। सबसे बड़ी समस्या है 2 गर्भवती महिलाएं पीड़ा से परेशान हैं। उन्होंने कहा जब डॉक्टर नहीं है तो हमें कौन हम तो मर जाएंगे। एक्चुअल में ये गर्भवती महिलाओं का जो मैटर चल रहा है वो क्या है, हमारा नर्सिंग स्टाफ ऑनलाइन पहले से ट्रेंड पर्सन है और जब डॉक्टर्स पहले लेडी डॉक्टर थी तब भी वो पूरा अपना पार्ट जो भी है नॉलेज है स्किल है उसके आधार पर वो गर्भवती महिलाओं को देखती थी। लेकिन जब से वो नहीं है महिला चिकित्सक तब से हमारा ड्यूटी इमरजेंसी चिकित्सक ही ऑन कॉल पर ऐसी महिलाओं को देखते हैं और कोई गंभीर बात होती है तो वो सिस्टर के भी आते और डॉक्टर से उसको रेफर करते हैं। मरीजों का एक और आरोप था कि हम अपनी शिकायत किससे करें, अस्पताल के मुखिया ही समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो किससे अपनी बात करें? मुखिया का मैं ये कहना चाहूँगा, मुखिया का एक एज ए प्रशासनिक अभी उस पर कार्यरत है 2-2.5 साल से और चूँकि इनका कार्यालय वर्क ज़्यादा रहता है, व्यवस्थाएँ भी रहती हैं, लेकिन उनका जो समय है 10 बजे से शाम को 6 बजे तक का रहता है ऑफिस में। तो फिर भी इसके अलावा फील्ड में बहुत सारे कार्य रहते हैं, मीटिंग्स वगैरह रहती हैं या VC वगैरह रहती है, तो उसमें मैं अपने चैम्बर्स में ऊपर बिजी जा रहता हूँ और मेरा समय आने का है 10 साढ़े 10 बजे से पहले मैं OPD में मरीजों से तो बहुत कम इंटरेक्शन कर पाता हूँ। तो ये मेरा समय तो मैं उस समय पे पर्याप्त समय मिलता हूँ।